हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अब तक तो आपने सुना ही होगा कि पीठ में छुरा घोंप दिया या आस्तीन का सांप निकला, लेकिन मालदीव्स ने इसे सच करके दिखा दिया है। और यूं कहते हैं कि दोस्तों, जिसने आपको पानी पिला दिया उसका एहसान तो आप कभी भी नहीं चुका सकते। और हमने असलियत में मालदीव्स को पानी पिलाया है। मालदीव्स है क्या? मालदीव्स इंडिया के अगर लेफ्ट में हम देखेंगे, लक्षद्वीप जो हम देख रहे हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। मालदीव्स हमें उसके नीचे कुछ एक आइलैंड्स है, उनका ग्रुप है। कुछ एक टोटल 28 आइलैंड्स है, उनका ग्रुप हमें दिखाई देता है, इधर बटा हुआ उधर बटा हुआ, समंदर के बीच में डॉट डॉट करके इस तरीके से यह आइलैंड है। बहुत छोटी सी इसकी पॉपुलेशन है, 5 लाख की पॉपुलेशन है। ज़्यादातर इसमें मुस्लिम्स हैं, 99% मुस्लिम्स हैं यूँ कह लीजिए। और इसकी सिटीजनशिप लेने के लिए आपको मुस्लिम होना ज़रूरी है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप यहाँ नहीं बस सकते। इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। कोई हनीमून मनाने जाता है, कोई अपने बॉस से लड़के जाता है, कोई पेंट्स जिसने बहुत सारे बेचे होते हैं उसको कोई कूपन वगैरह मिला होता है वो जाता है। अब इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो तब से शुरू होते हैं जब से ये आज़ाद हुआ। 1966 की बात है। हम 1947 में आज़ाद हुए। मालदीव्स जो है ये हमारा 1966 में आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। हम भी इसी की तरह, ये भी हमारा ही तरह। तो हम वो पहले, या यूँ कहें उन पहले कंट्रीज़ में थे जिन्होंने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई ये अपने आप में एक फ्री स्टेट है। और यहाँ से हमारी जो रिलेशनशिप है मालदीव्स के साथ वो बननी शुरू हुई। अब जैसे नए नए लोग बनते हैं या नया नया घर का बंटवारा होता है तो शुरू में लड़ाई होनी थोड़ी सी बट नेचुरल है कि नहीं भैया मेरा खेत थोड़ा इधर था, तुम्हारा इधर था, पिताजी जब थे तो इधर था, पिताजी जब नहीं है तो इधर होगा। ठीक इसी तरीके से जब ये दोनों फ्री हो गए तो बात थी कि मैरीटाइम बाउंड्री की, समंदर की, भैया बाउंड्री किसकी है, ये वाला आइलैंड तुम्हारा है या मेरा है। तो इस तरीके से इंडिया ने और मालदीव्स ने अपनी जो बाउंड्रीज हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज है, समुद्री जो रेखाएं हैं वो आइडेंटिफाई कर ली। और इस हिसाब से जो मिनिकॉय आइलैंड है यहाँ ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, मिनिकॉय आइलैंड जो है वो इंडिया के पास आ गया। ऊपर लक्षद्वीप वाला हिस्सा जो है वो इंडिया के पास, नीचे वाला हिस्सा जो है वो मालदीव्स के पास। और ऐसा नहीं है कि मिनिकॉय आने के बाद हमें जो रिलेशंस है उसमें ऊंच नीच नहीं देखने को मिली। बहुत तुरंत से ही, बहुत जल्दी ही, हमने अभी बताया ही था कि मालदीव्स इंडिया का है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उसके भाई ने ये बोल दिया कि नहीं जी, मिनिकॉय तो हमारा हिस्सा है, मालदीव्स का हिस्सा है। वहीं मालदीव्स ने कहा कि नहीं नहीं ये तो सटिया गया, पागल हो गया, इसे क्या पता। प्रेसिडेंट साहब थोड़ी कह रहे हैं। इसके कहने का पर्पस तो कल्चर से था कि भाई जो मिनिकॉय का कल्चर है वो मालदीव्स के कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो हमारा एक पार्ट है। तो जैसे तैसे करके बात रफा दफा कर दी गई। साल आया 1988 का। 19 बहुत इम्पोर्टेंट। हर देश में, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर इस तरीके की सिचुएशंस हमें ना देखने को मिले कि भैया कोई अपनी सरकार के लिए जो है प्लान कर रहा है कि इसको गिरा देते हैं। आसपास में आपको पाकिस्तान तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। पता ही नहीं है देश कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री चला रहा है या आपका आईएसआई चला रही है या मिलिट्री चला रही है, पता ही नहीं है कौन चला रहा है। कहने को जो है हम बोल देते हैं कि मिलिट्री चला रही है, लेकिन उसके पीछे भी पता नहीं किस किस के हाथ है। ठीक इसी तरीके से 1988 का जो ईयर था वो ये था जब प्लानिंग हुई कि भैया चलो प्रेसिडेंट को भगा देते हैं उसकी सीट से, हम कब्जा कर लेंगे। और ये कब्जा कोई और नहीं कर रहा था बल्कि एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला करके, अब्दुल्ला जो कि श्रीलंका में जिसके बड़े बड़े फार्म्स थे, वहाँ बिजनेसमैन था बड़ा, वो ये प्लान करता है, कुछ भाड़े के टट्टू लेता है, पैसे देता है, अपने सैनिक बनाता है और ये प्लान करता है कि भैया प्रेसिडेंट को इसकी सीट से उखाड़ देंगे। अब इसने प्लानिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रखी थी क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी जगह है, समंदर के आसपास है, समंदर चारों तरफ है, तो घूमने की जो है टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसने क्या करा, टूरिस्ट भेजे, श्रीलंका से जो है टूरिस्ट भेजे। और ये बेसिकली ये टूरिस्ट कोई और नहीं थे बल्कि ये वो लोग थे जो भाड़े के टट्टू थे। ये टूरिस्ट के रूप में वहां गए थे। कुछ वहां पहुंचकर पहले इकट्ठे हो गए और थोड़े दिनों बाद इसने फिर से कुछ एक लोग जो है वो मालदीव्स के माले जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पर जो है
ये लैंड कर गए और बहुत ही जल्दी कुछ ही घंटों में जो है इन्होंने माले को कैप्चर कर लिया, जहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हुआ करते थे। प्रेसिडेंट साहब अक्सर पिक्चरों में आपने देखा होगा कि इस तरीके की लंदन हैज़ फॉलन, जो जेरार्ड बटलर बहुत ज़बरदस्त एक्टर लगते हैं मुझे, उनकी मूवी है लंदन हैज़ फॉलन, और इसी तरीके की कोई मूवी है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि भैया प्रेसिडेंट साहब को इधर ऐसे या वैसे जो है हम बचा के ले जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी प्रेसिडेंट साहब को बचा लिया गया, डिफेंस मिनिस्टर के घर इनको छुपा दिया गया। बहुत एक फिल्मी ड्रामा हमें देखने को मिलता है। अब जब ये छुपे हुए थे, जो सैनिक थे जो श्रीलंका की तरफ से लड़ने आए थे, उन्होंने कुछ एक मिनिस्टर्स को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन ये प्रेसिडेंट को कैप्चर नहीं कर पाए। और इधर प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगी किससे? द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से। आप सोचिए कि पकड़ में इंडिया है लेकिन वो हेल्प मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो हो सकता है वहाँ रिलीजियस जो है सिमिलैरिटीज़ देखी गई हो। पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारी औकात नहीं है, सीधे उन्होंने यही बोला हमारी औकात नहीं है। ये पहुँचे श्रीलंका के पास, श्रीलंका ने भी बोल दिया। ये पहुँचे सिंगापुर के पास, सिंगापुर ने भी बोल दिया कि भैया नहीं, कैपेबिलिटीज़ नहीं है हमारी। ये पहुँचे अमेरिका के पास, अमेरिका ने कहा दिमाग तो ठीक है, अगर हम तुम्हारे पास आएंगे भी तो हमें कई दिन लग जाएंगे, इतने में तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इन्होंने फिर अप्रोच किया आपके यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड ने इन्हें कहा अरे बेवकूफ़ो, अपने बगल में देखो कौन है तुम्हारे पास, इंडिया है, इस इंडिया को अप्रोच करो। इन्होंने इंडिया को अप्रोच करा। इंडिया ने विद इन आवर 16-17 घंटों के अंदर ही डिसीजन लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। ऐसा एक लाइव एग्जाम्पल हमारे मोहल्ले में ही, हमारे आसपास के पड़ोसी घर है, उसके आसपास के पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो वो बेचारे परेशान रहते हैं, ना किसी से बात कर सकते, ना वो अगर वो कथा कराते हैं तो आते नहीं हैं वो। तो अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो आपको आप प्रॉब्लम में रहेंगे, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो इंडिया ने तुरंत से डिसीजन लिया और 16-17 घंटों के अंदर जो है उनको कैप्चर कर लिया, उनको सरेंडर करवा दिया गया। अब जब बात हुई सरेंडर की तो उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई कि भैया इन्हें फांसी की सज़ा देंगे। इधर से इंडिया ने सपोर्ट लगाया कि नहीं भैया ऐसा करो, इन्हें फांसी मत दो, आप इन्हें जो है डेथ पेनल्टी ना देके इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। अब इंडिया ने इतनी हेल्प करी थी तो इंडिया की बात तो मानी जानी थी। यहाँ से एक हमें सूदिंग रिलेशंस जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद इंडिया ने बहुत कुछ वहाँ पर काम किए। आज भी इंदिरा गांधी के नाम से हमें वहाँ हॉस्पिटल देखने को मिलता है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया। इवन शिप्स, जो नेवल शिप्स होते हैं, एक त्रिंकत नाम का जो शिप है वो इंडिया ने दिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स एसबीआई हमें वहाँ देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं जो इंडिया ने बतौर एक फ्रेंड के रूप में मालदीव्स को दिया। अब साल आया 2009 का, 2009। इस तरीके से हम मालदीव्स में बतौर फ्रेंड के रूप में हम उसको हेल्प किए जा रहे थे। लेकिन 2009 में क्या हुआ, क्योंकि एक तो इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मॉडरेट इस्लामिस्ट भी होंगे या मॉडरेट पीपल भी होंगे, कुछ रेडिकल्स भी होंगे। और क्योंकि ये 26 टोटल अटॉल्स, ऐसे अटॉल्स मतलब एक टापू समझ लीजिए, तो कनेक्टिविटी इनमें है नहीं, तो इनको मेंटेन करना सिक्योरिटी के नज़रिए से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, 2009 में मालदीव की गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंची और इन्होंने कहा कि यार हमारे एक टापू पे जो है वो टेररिस्ट ने कब्जा कर रखा है, थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए। क्योंकि हमारे पास इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं थी तो हम उस टापू को बचा नहीं पाए। अब इंडिया ने एक स्विफ्ट डिसीजन तो लिया, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने थोड़ा फ्यूचर के नज़रिए से भी सोचा कि ठीक है आज हमने आपकी हेल्प कर दी, लेकिन कल आप क्या करेंगे। इसी वजह से इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसकी वजह से इंडिया ने सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मालदीव्स की बहुत सारी हेल्प की। वो हेल्प क्या थी? एक तो हुआ ये कि सबसे पहले मालदीव्स के लिए यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया ने असाइन कर दिए कि भैया आपकी जो डिफेंस फोर्सेस है उसके अंडर में ये स्विफ्ट ऑपरेशंस के लिए, मूवमेंट के लिए आप चेक कर सको, भाई मिलिट्री का मूवमेंट इधर से उधर करा सको। साथ ही साथ एक ऐसा एयरक्राफ्ट डॉर्नियर आप देखेंगे, इसके कलर से पता चल जाएगा कि भैया इंडियन एयरफोर्स का रहा होगा। ऐसे ही कलर होता है इंडियन एयरफोर्स का, इस पे लिखा हुआ है मालदीव्स डिफेंस फोर्स। तो ये
हमने मालदीव्स को दिया कि भाई आप जो है चक्कर लगाते रहिए, इससे आप अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं। साथ ही साथ इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि इनके पास कुल 2 रडार्स थे टोटल। अगर कोई एंट्री करता तो इन्हें पता नहीं चल पाता कि भैया हो क्या रहा है। इंडिया ने इनसे कहा कि हम टोटल के टोटल जो 26 अटॉल्स हैं उस पे आपके रडार से लगवाएंगे। साथ ही साथ इसको न्योता दिया कि भैया आप अंडमान आइए। अंडमान क्योंकि इसी तरीके से है, जिस तरीके से आप है इसी तरीके से अंडमान है, और अंडमान में सिक्योरिटी को हम कैसे मेंटेन करके रखते हैं, आप वहां पर आइए, सीखिए। इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड को बोला कि भैया इंडियन कोस्ट गार्ड आएगा, आपके चारों तरफ जो है एक बार चक्कर वक्कर लगाएगा और निगरानी करके रखेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कि इतनी सारी चीजें हो गई, आपको भी तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए, हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन के नाम से होती है, और यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि भैया हम आपको बेसिकली क्या करेंगे, हम आपको इक्विप करेंगे, एडवांस जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी में उससे हम आपकी मदद करेंगे। तो इतनी सारी हेल्प जो है इंडिया की तरफ से मालदीव्स को की जा रही थी। 2009 ठीक ठाक चलता रहा। अब साल आया 2013 का, 2013 का, जहां से हमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। ये साहब हैं अब्दुल्ला यामीन, अब्दुल्ला। और बेसिकली यूं कह लीजिए कि 2 मोटी मोटी पार्टीज, एक प्रोग्रेसिव पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है मालदीव्स में वो इंडिया के फेवर में है, और ये जो अब्दुल्ला यामीन साहब हैं इनकी जो पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी, ये प्रो चाइना है, चाइना के। ऐसे आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेंगे, हर कंट्री में होता है ऐसा। अब ये 2013 में पावर में आए, लेकिन भगवान ने इन्हें एक मौका दिया कि भैया हिंदुस्तान तुम्हारा पुराना दोस्त रहा है, इसके साथ अपने रिलेशंस खराब मत करो। 2014 में क्या हुआ, बिल्कुल अगले ही साल जैसे आदमी पावर में आया, बिल्कुल अगले ही साल इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो खत्म हो गया। जब हमने आपसे कहा कि इन्होंने तो हमारा पानी पी रखा है, तो ये समंदर से घिरे हुए हैं चारों तरफ। ये क्या करते हैं, वहाँ समंदर का पानी निकालते हैं, उसको डिसैलिनेट करते हैं, उसमें से नमक निकाल के वो पीते हैं। और एकमात्र इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो खराब हो गया। तो इन्होंने किससे हेल्प मांगी, फिर से एक बार इन्होंने इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। हमने यहाँ से पानी की बोतल जहाज़ों में भर भर के भेजी, और साथ ही साथ अपने जो हमारे कोस्टल ऐसे जो शिप्स थे जिनमें कैपेबिलिटीज़ थी कि भाई समंदर का पानी वो शिप में ही डिसैलिनेट कर देते थे, वो हमने भेज दिए। कुल मिला के बहुत बढ़िया तरीके से हमने हेल्प करेंगी। इससे बिल्कुल अगले साल ही अब यहां से इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू करा। अब्दुल्ला यामीन साहब, इन्होंने क्या करा, जो इंडिया का फ्रेंड थे ये बहुत मोहम्मद नशीद, जो इनसे पहले अब तक रूल कर रहे थे बतौर प्रेसिडेंट, इनको जो है गिरफ्तार करवा दिया। अब ये आदमी वो था, मोहम्मद नशीद वो आदमी था जो पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से जीता था। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है, लोग आते हैं, वोट डालते हैं, और उसके बाद जो भी मेजॉरिटी में होता है वो जीतता है। अब लोग चिल्लाने लगे हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है अगर जीत जाते हैं। तो यहाँ पर ये पहली बार ऐसे नेता थे जो डेमोक्रेटिक जीते थे। और क्योंकि इंडिया तो अपने आप में एक डेमोक्रेसी है, इंडिया के दोस्त भी रहे, ये प्रो इंडिया इनकी पार्टी रही, तो इंडिया का इनके फेवर में बोलना तो बहुत ही जायज़ था। और इसीलिए हुआ क्या कि मोदी साहब ने डिसीजन लिया कि हम भैया मालदीव्स नहीं जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। कुछ मीटिंग्स होनी थी कुछ एक कंट्रीज की, जिसमें मतलब टूर था मोदी साहब का, जिसमें मालदीव्स भी इंक्लूड था, तो इन्होंने मालदीव्स को इग्नोर कर दिया। और ये जो रिलेशंस हैं ये धीरे 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 जो है अपसाइड डाउन टर्न जो है लेते रहे। जो मालदीव्स पहले इंडिया का फ्रेंड या इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे, अब वो निगेटिव नज़रिए से देखे जाने लगे। और ये आदमी जो अब्दुल्ला यामीन है, इसने क्या किया कि जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के वो ज़्यादातर अब चाइना को मिलने लगे। चाइना ने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की या और किसी तरीके की, या इसको सपोर्ट करना। और ये आदमी करप्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आगे हम देखेंगे कि करप्शन को लेकर इस पर चार्जेस भी लगे, इसका ट्रायल हुआ। तो कुल मिला के चाइना इसको हैवली बैक कर रहा था कि भैया आप जीतो और हमारा सपोर्ट करो। इधर ये नशीद साहब बोल रहे थे कि भैया कि ये जो चाइना की पॉलिसी है इकोनॉमिक कोवर्जन की, इकोनॉमिक तरीके से आपको फोर्स करता है, आप पे डेट चढ़ा देता है और फिर आपका जो है इस्तेमाल करता है, ये इसके फेवर में थे।
ये इस बात को बोल रहे थे कि चाइना से पैसा ले लिया है आपने, और ये अपना चाइना से पैसा ले ही रहे थे। तो 2013 से लेके 2018 तक ये चलता रहा कि ये इंडिया के खिलाफ हो गए, इंडिया के खिलाफ चाइना को ज़्यादा फेवर करने लगे, और इस तरीके से हमें एक नेगेटिव स्लोप जो है इंडिया मालदीव्स रिलेशन में देखने को मिलता है। लेकिन अब साल आया 2018 का, 2018। सो 2018 में क्या हुआ, देखिए लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि नशीद ही है जो सही काम कर रहा है, और जो अब्दुल्ला यामीन है ये बेसिकली एक करप्ट पर्सन है, चाइना की तरफ से काम कर रहा है, खूब सारा इसने पैसा बना लिया है, नुकसान कर रहा है। तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि नशीद को फिर से जिताना है। लेकिन नशीद, क्योंकि उस पर टेरर चार्जेस लगा दिए गए थे अब्दुल्ला यामीन की तरफ से, ये आदमी देशद्रोही है, अब्दुल्ला यामीन ने ऐसा बोला और उसके ऊपर केस लगा दिया था, तो ये देश छोड़ के भाग चुका था, ये जा चुका था श्रीलंका, वहां पर ये एग्जाइल में रह रहा था। अब ये बात थी कि नशीद नहीं तो कौन। इस तरह से जब नशीद नहीं खड़ी हो पाए तो इनकी तरफ से ये बंदा आया, इब्राहिम सोली, बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए कि नशीद, छोटा नशीद एक तरीके से। अब जो अब्दुल्ला यामीन था, इसको लग रहा था कि किसी भी तरीके से इसकी हार तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नशीद देश छोड़ के भाग चुका है, उसको टक्कर देने वाला कोई है नहीं। लेकिन 2018 में जब इलेक्शन होते हैं तो अब्दुल्ला यामीन हार जाता है, और नशीद की पार्टी का ही इब्राहिम सोली इस बार प्रेसिडेंट फिर से बनता है। और यहाँ से फिर एक बार हमें ये देखने को मिलता है 2018 से कि जो रिलेशंस थे इंडिया के मालदीव्स के साथ, वो फिर से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अगले ही साल 2019 में ये आदमी इंडिया को एक प्रोजेक्ट देता है कि भैया आप हाइड्रोग्राफिक, एक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया को देता है कि आप मालदीव्स के जो अंडर वाटर्स हैं वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है पता लगा सकते हैं, पानी के अंदर किस तरीके से। ये इस तरीके से इंडिया के रिलेशंस जो है वापस से ट्रैक पर आ जाते हैं। इसके बाद अब लग चुका था कोरोना। कोरोना में मालदीव्स के सामने कोई और दूसरा देश नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान ही था जो शुरू से उसकी हेल्प करता आ रहा था, और इसीलिए हमने क्या चलाया, हमने चलाया ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी, जैसे आप देखेंगे क्या हुआ था रामायण में, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पहुंचे लेने संजीवनी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान ने इसका नाम संजीवनी इसलिए लिखा दिया क्योंकि 6 टन कुल मिला के 6 टन मेडिकल सप्लाईज, दुनिया भर की दवाइयाँ, डॉक्टर्स, क्या नहीं हिंदुस्तान ने मालदीव्स को भेजा अंडर ऑपरेशन संजीवनी। अब यहां से दो चीजें होती हैं 2018 से, एक तो वापस इंडिया के रिलेशंस मालदीव्स के साथ ट्रैक पर आते हैं, दूसरी बिहाइंड द कर्टेन जो ये आप सुन रहे हैं कि इंडिया आउट जो आप कैंपेन सुन रहे हैं, ये असल में यहां से शुरू होता हुआ हमें दिखाई देता है 2018 से। क्योंकि जब कोई हार चुका है तो वो हार की पीड़ा जो है इतनी आसानी से मिटा नहीं पाएगा, तो यहाँ से इंडिया आउट का कैंपेन धीरे धीरे हमें शुरू होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से हुआ क्या कि जो न्यूज़ थी, कुछ एक न्यूज़ चैनल्स थे या जो न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ ऐसी बातें लिखनी शुरू करी कि इंडिया जो है वो कैप्चर करना चाह रहा है मालदीव्स को, इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, उसके हाई कमीशन को लेकर दुनिया भर की चीज़ें जो हैं, जो मिसलीडिंग न्यूज़ थी वो लिखनी शुरू करी। अब ये बात तो तय है कि मीडिया जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है वहाँ की पॉपुलेशन का एटीट्यूड डिसाइड करने में। ऐसा रिसर्च में भी साबित हुआ है। अमेरिका में एक न्यूज़ चैनल है ABC करके, और एक और दूसरा न्यूज़ चैनल है। तो उस समय कुछ एक काफ़ी पुरानी बात है, जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए तो एक न्यूज़पेपर, एक जो लीडिंग चैनल था, उसमें ये दिखाया गया कि जितने परसेंटेज, या यूं कह लीजिए कि जितने फेवर में वो एक पर्सन को शो कर रहा था, उसको उतने ही परसेंटेज वोट भी उसके फेवर में मिले, और दूसरा जो मीडिया किसी को निगेटिव फॉर्म में दिखा रहा था तो उसको उतने ही निगेटिव वोट्स भी मिले। तो ये हम जानते हैं कि मीडिया जो है किसी भी पर्सन को, किसी भी देश को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और ऐसा ही हुआ। ये धीरे धीरे कैंपेन जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। SBI की हमारी बिल्डिंग भी जला दी गई,
और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। योगा डे मनाने वाले थे हम, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कोरोना के टाइम में इंडियंस जो है जो मालदीव जाते थे उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठे जाने लगा। कुल मिला के था क्या ये, कुल मिला के ये जो चाइनीज़ थे ये बैक कर रहे थे कि भैया किसी तरीके से जो है इंडिया को यहाँ से वापस हटा दो। इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पर ये जो न्यूज़ चैनल्स थे इनके हाथ एक लेटर लग जाता है। ये लेटर इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था कि भैया जो हाई कमिश्नर्स हैं जो मालदीव्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी राजदूत जिनको हम कहते हैं, यूँ तो हमने देखा कि भैया हनुमान जी जब आए लंका में तो रावण ने कहा कि मार दो इसको, फिर उन्हें याद दिलाया गया कि भैया ये तो राजदूत है, राजदूत के साथ राजदूत को मारा नहीं जाता है, तो क्या करें, तो इनकी पूंछ में आग लगा दो। ठीक इसी तरीके से हमने भी मालदीव्स को बताया कि भैया जो आप ये हमारे कंसलेट जनरल जो हमारे राजदूत हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा क्यों लिख रही है आपकी जो मीडिया है, आप अपनी मीडिया को कंट्रोल करें। और ये जो लेटर है ये लीक हो जाता है। जब ये लेटर लीक होता है तो एक और हवा मिलती है मालदीव्स को कि देखो कैसे इंडिया जो है वो हमारी मीडिया को दबाना चाह रहा है। हमारे हर आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो देता है, चाहे वो किसी को गाली दे रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो कि नहीं मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे आप दंगे करवा दो। तो वहां पर भी लोगों ने ये रोना शुरू कर दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमसे इंडिया लेना चाह, और ये इसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, क्योंकि अभी तक तो ये लोग बोल रहे थे कि इंडिया कब्जा करना चाहता है, इंडिया की ऐसी साजिश है कि इंडिया जो है मालदीव पे कब्जा करना चाहता है। और इस तरीके के लेटर से और इस आग को जो है और ज्यादा हवा मिली और ये कैंपेन धीरे 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 बड़ा होने लगा। अब साल आया 2023 का, 2023 का। इधर इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे इब्राहिम सोहली थे और दूसरी तरफ हमारे अब्दुल्ला यामीन थे। लेकिन 2023 में हमें प्रेसिडेंट देखने को मिला मोइज़ू। ये मोइज़ू भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एज इसकी कम है, पर पॉलिटिकली इसका दिमाग इसका भी तेज चलता है। ये उसी पार्टी से था जिस पार्टी से अब्दुल्ला यामीन था, लेकिन इसको ये समझ में आ गया था कि अगर मैं इस पार्टी से रहूँगा, था ये मेयर बेसिकली एक छोटा टटपुंजिया मेयर, और इसको ये समझ में आया कि अगर मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा तो पॉसिबिलिटी कम है कि मैं प्रेसिडेंट बन पाऊँ। इसलिए क्या करता है, ये अपनी पार्टी को छोड़ के एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता 6 महीने पहले, इलेक्शन से 6 महीने पहले। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि अब्दुल्ला गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि इधर जो पिछली गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान की अच्छी गवर्नमेंट थी उसने केस चला दिया था इस पर, अब्दुल्ला पर, करप्शन का, कि चाइना से तुमने दुनिया भर का पैसा ले रखा है। और इस तरीके से जब केस चला तो ये अरेस्ट हो गया। लेकिन इसके अरेस्ट से पहले ही ये मोहम्मद मोइज़ू, इसको पता नहीं था कि ये अरेस्ट हो जाएगा, इसने जो है वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले अब्दुल्ला यामीन अरेस्ट हो चुका था और इसके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था, ये आराम से जीत गया। और जब ये जीता तो क्योंकि अब्दुल्ला यामीन इसका गुरु, प्रो चाइना को इसको सपोर्ट करना है, और थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि प्रो इस्लाम भी है कि भाई अपने घर में इसने जो है फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ है, फ़लस्तीन के सपोर्ट में बहुत हैविली है। और जब से ये पावर में आया इसने ये कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि भैया मालदीव्स पे इंडिया जो है वो कब्जा करना चाहता है, इसीलिए इंडिया को यहाँ से भगाओ। इसने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया सबसे पहले, जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था कि हमारे जो वाटर, जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसमें आप स्कैन करिए किस तरीके का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, किस तरीके की ज़मीन है, आप स्कैन करके देखिए। इसको बंद कर दिया इसने। और इसने साथ ही साथ क्या करा कि एक ट्रेडिशन, एक कस्टम है कि जब भी मालदीव्स का प्रेसिडेंट बनता है वो सबसे पहले इंडिया में टूर करता है बजाय इसके कि किसी और देश के। इसने उस कस्टम को तोड़ा। ये सबसे पहले पहुंचा कहाँ, तुर्की, अंकारा। जहां इसको इंडिया आना था ये अंकारा पहुंच गए। तो ये इंडिया को शुरू से ही आंखें दिखा रहा है, अब से नहीं तब से दिखा रहा है। 2018 से हम देख रहे हैं कि इंडिया आउट का कैंपेन है। अब है क्या, है ये कि चाइना एक ऐसा देश है जो इकोनॉमिक कोअर्जन यूज करता है कि भैया आपको हैविली डेट देगा, पैसे देगा, फिर आपसे जो है अपने काम करवाता है। आसपास हमें यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। ऐसे ही अब हम यूं ये कह सकते हैं कि जो मालदीव्स है उसका टोटल डेट जो है, टोटल जो कर्जा है उसमें से 70% जो है वो सिर्फ
चाइना को बिलोंग करता है। और इसीलिए भाई से ये क्योंकि प्रो चाइना भी हैं। अब आप देखिए कि इससे हो क्या रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया अगर मालदीव से हटता है तो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो हमें थोड़ी सी छिनती हुई दिखाई देती है। ईस्ट वेस्ट में जो ट्रेड हो रहा है उस नज़रिए से मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या यूं भी देखिए कि हमने क्या करा था कि 2009 में जब इनके यहाँ आतंकवादी पहुंच गए थे एक टापू पे, तो हमने इनसे बोला था कि भाई हम तुम्हारे यहाँ 26 के 26 अटॉल पे जो है रडार लगाएंगे। और हमने ये भी बोला था कि वो जो रडार है वो हम इंडियन रडार सिस्टम से जोड़ेंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते कि वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती वो मालदीव्स की गवर्नमेंट को पता चलती ही चलती, साथ ही साथ इंडिया को भी पता चलती। तो इस तरीके से अगर होता है, अब चाइना के सामने ये एक बैरियर हो सकता है कि अगर चाइना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, छुपी हुई एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं वो अरुणाचल वगैरह की तरफ करता रहता है, अगर वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर करता है तो हमें उसके पता चलने के चांसेस कम हो सकते हैं। साथ ही साथ जब ये बोल रहा है कि अपनी फोर्सेस वापस निकालिए, तो हमारे लिए ये एक नेगेटिव अफेक्ट छोड़ के जा सकता है। अब है क्या, अब ये जो आदमी है यहाँ पर, अच्छा इनके पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि किसी को भी ये मिनिस्टर बना सकते हैं। अपने इंडिया में क्या है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये लागू होती है कि अगर मैंने अपने चाचा ताऊ के लड़के को किसी को मिनिस्टर बना दिया है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है वो पार्लियामेंट की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है, चाहे कैसे भी इलेक्शन से वो ले या राज्यसभा से नॉमिनेट होके आ जाए किसी भी तरीके से। अब इस आदमी ने क्या करा है, इस आदमी ने अपनी वाइफ को भी जो है नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो इसके लोग हैं ये तब तक ही पावर में रह सकते हैं जब तक पार्लियामेंट इसको अप्रूव ना कर। पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देगा तो इसने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है वो आगे चले जाएंगे, इसके साथ काम करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने अगर इसको अप्रूव नहीं किया तो ये भाई साहब यहाँ पर इनकी सरकार जो है, या ये यूं कहिए ये आगे काम नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या, अब ये जो इन्होंने सारी चीज करी है इससे एक बात ये समझ में आती कि ये चाइना की तरफ जा रहे हैं दौड़ के। सबसे पहले ये जो इनके, एक तो ये है कि इनके जो पुराने गुरु हैं अब्दुल्ला यामीन, इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है, जो इन्होंने ये सारी चीज़ें चलाई हैं। अब्दुल्ला यामीन का कहना है कि भले उस पर केस चल रहा है, हाउस अरेस्ट में वो अभी है, कि अब जो ये पार्टी है जो मैंने पार्टी बनाई थी अब ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, अभी कुछ और ही बन गई। तो यहाँ पर इसके सामने इसका टफ कॉम्पिटिटर इसका गुरु ही हो गया है, जो पहले जिसके साथ में लड़ रहा था अब वो ही इसका कॉम्पिटिटर हो गया है, क्योंकि इसने भी दगाबाजी करी, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये भी चाइना को प्लीज करने में लगा हुआ है और चाइना तो अब्दुल्ला यामीन को बैक कर ही रहा है। तो इसीलिए ये तुरंत हम देख रहे हैं कि इन्होंने चाइना का अपना टूर किया। लेकिन जैसा मुझे समझ में आ रहा था कि चाइना अब इसको जो है सीधे हाथों नहीं लेगा, क्योंकि आपके दुश्मन का अगर कोई दुश्मन है तो आपका दोस्त हो जाता है, लेकिन आप तभी तक उसको ज्यादा सपोर्ट देते हैं जब तक आपका दुश्मन आपको लगता है कि अभी पावरफुल है। जब आपका दुश्मन खत्म तो आप भी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक इसी तरीके से अब ये आदमी, क्योंकि चाइना जब ये पहुंचा है तो जैसा हमने गेस किया था कि चाइना जो है इसको बहुत ज्यादा फेवर नहीं करेगा, अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसा हुआ भी है कि चाइना कोई आया ही नहीं। जब ये भाई साहब चाइना पहुंचे तो कोई लेने ही नहीं आया। अब फ्यूचर क्या हो सकता है इन सब चीजों का, कि जैसे लग रहा था कि ये चीजें आगे और बढ़ेंगी या बढ़ सकती हैं, अब देखने वाली बात यह है कि अब जो इनका पार्लियामेंट है या जो इनके लोग हैं वो इस रिस्पेक्ट में किस तरीके से बिहेव करते हैं। हो सकता है ये चीजें और आगे जाएं, या हो सकता है कि जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो कैंपेन करें, या जो अपोजिशन है वो कैंपेन करे कि भैया आप हमारे उस दोस्त को, हमारे उस फ्रेंड को आंखें दिखा रहे हो जिसने हमें पानी पिलाया है। थैंक यू।